वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। यानी पोषण किसे कहते हैं और जीवों में जो विभिन्न विधियों से पोषण होता है उसका उल्लेख करना है। तो इसका देखिए आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते उसे पोषण करते हैं। यानी कह रहा है कि वह विधि जिससे जीव क्या करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जीवों में पोषण दो विधियों द्वारा होता है। यानी पोषण जो होता है वो दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन है तो देखिए, तो जिसमें पहला कहता है स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पहला क्या है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। अब लिखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते। देखिए स्वपोषण, स्वपोषण यानी स्वयं बनाते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर न हो। यानी जो स्वयं अपना भोजन बनाएंगे तो दूसरों पर निर्भर होंगे नहीं होंगे। तो वैसे जीव जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर न हो उसको क्या कहते हैं, उसी को स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे हो गए इत्यादि। उसके बाद देखिए परपोषण। परपोषण क्या कहता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो, यानी उसका उल्टा, उसमें स्वयं बनाते थे, इसमें स्वयं नहीं बनाते हैं। अर्थात जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, यानी अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर है, दूसरा पर निर्भर है, उसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गए, अमरबेल हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या है, परपोषी है। यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे से प्राप्त करता है। अमरबेल एक पौधा है। अमरबेल क्या एक पौधा है जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा तो जान ही रहे हैं, एक कोशिकीय जीव। अब देखिए जो परपोषण होता है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। यानी जो परपोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। अब लिखेंगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो मृतजीवी पोषण में लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन, देखिए मृत जीवी है यानी मृत यानी मरा हुआ, तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े या मरे हुए जीवों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण करते हैं। उसको क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण करते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में आपका मशरूम हो गया, कवक हो गया आदि। ठीक है, मशरूम समझ रहे हैं जिसको गोबर छत्ता कहते हैं, और कवक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे परजीवी पोषण। क्या लिखेंगे, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में देखिए लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसी को परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कह रहा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, दूसरे जीव से प्राप्त करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरा जीव से प्राप्त करता है, लेकिन ये अस्थायी रूप में रहेगा या अस्थायी रूप में रहेगा। ठीक है, उसी को परजीवी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे क्या है, मच्छर है, तो मच्छर अपना भोजन क्या दूसरे से प्राप्त करता है, लेकिन ये किस रूप में प्राप्त करता है, तो अस्थायी रूप में प्राप्त करता है। यानी जो मच्छर होता है क्या, हम लोगों का खून चूसता है फिर उसके बाद चल जाता है, तो वो अस्थायी तौर पर भोजन ग्रहण करता है दूसरे जीव से। उसके बाद ये जो अमरबेल है पौधा, जो अमरबेल पौधा है, ये भी क्या है, परजीवी है। ये अपना भोजन अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, किसी दूसरे पौधे में चिपक जाता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे बढ़ते देखिए, आगे कहता है प्राणिसम पोषण। इसमें प्राणिसम पोषण क्या है कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ठोस के रूप में या तरल के रूप में। ठीक है, उसी को प्राणिसम पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या हो गया, तो एग्जाम्पल में इसमें हो गया मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया। यानी ये जो होते हैं अपना भोजन, मनुष्य जो है, कुत्ता हो गया, कौवा, ये अपना भोजन जो है ठोस के रूप में भी ग्रहण करते हैं और तरल के रूप में भी ग्रहण करते हैं। ठोस में जैसे हम रोटी खा लिए, तरल में जैसे पानी पिए। ठीक है,
अब देखिए सेकंड नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। यानी जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसको क्या करना है, संक्षेप में यानी शॉर्ट में समझाना है। ठीक है, शॉर्ट में क्या करना है, समझाना है। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि वह प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया जिनके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर होगा। ठीक है, उपस्थिति में, यानी कह रहा है वह प्रक्रिया जिनके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त कर मंड या स्टार्च का निर्माण करते हैं। यानी क्या करते हैं, तो पहले तो क्या किए कि सूर्य के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा। तो लिखेंगे वह प्रक्रिया जिनके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, यानी क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त करते हैं और ग्लूकोज या मंड जो का ये निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी इसमें जो है हमको प्रयोग लिखना है और उसमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो क्या है, आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे, प्रयोग द्वारा बताना है। तो देखिए प्रयोग कैसे लिखेंगे, तो प्रयोग इस प्रकार लिखेंगे कि एक कोरोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े। यानी एक कोरोटन या कोलियस दोनों एक ही चीज़ है। कोरोटन का हमको क्या लेना है, पत्ता लेना है। कोरोटन का जो भी पत्ता होता है, कोरोटन का जो पत्ता होता है वो पत्ता को हमको क्या करना है, लेना है। ठीक है, तोड़ लेना है। अब उसका देखिए जो कोरोटन का, मान लीजिए कि कोरोटन का एक पत्ता है और इसमें कुछ भाग जो है हरा है, कुछ भाग जो है ये आपका हरा है और कुछ भाग आपका क्या है, सफ़ेद है। तो जो हरा वाला भाग है और जो सफ़ेद वाला भाग है उसको ऐसे रेखांकित कर लेना है। ठीक है, रेखांकित कर लेना है। तो वही चीज़ यहाँ बोलता है कि पत्ती को क्या करे, तोड़ ले और उसकी हरी और सफ़ेद चित्ती को रेखांकित करे। जो हरा है, हरा भाग है और सफ़ेद भाग है, उसको रेखांकित कर लेना है और इस पत्ती को बीकर में रखे, पानी में डालकर कुछ देर उबालें। अब क्या करें कि एक बीकर ले लें और उस बीकर में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें क्या करें कि पत्ती को डालकर कुछ देर उबालें। अब उबालने के बाद क्या करें कि उसे गर्म एल्कोहल में डाल दें। अब उसको उबालने के बाद, अब पत्ती को उबाल लिए जब बीकर में डाल के, अब उसको गर्म एल्कोहल में क्या करें, डाल दें। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। अब क्या किए कि एल्कोहल वाला जो हमारा जो बीकर था, एल्कोहल वाला बीकर, ठीक है, एल्कोहल वाला बीकर था, उसको वाटर बाथ, मान लीजिए ये हमारा वाटर बाथ हो गया। ठीक है, ये हमारा वाटर बाथ। अब इसमें जो एल्कोहल वाला बीकर रख देते हैं, ये मान लीजिए हमारा एल्कोहल वाला बीकर है। अब इसको जो है गर्म करना है। मान लीजिए नीचे से ये हम आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वाटर बाथ में रख कर एल्कोहल वाले बीकर को क्या करें, उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो एल्कोहल था वो हरे रंग का होता जा रहा है। अब देखिए एल्कोहल जो होगा वो हरा रंग का हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो पत्ती में जो क्लोरोफिल था वो उबालने पर एल्कोहल में मिल जाता है, तो एल्कोहल का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। और जब पत्ती जो है रंगहीन हो जाए, यानी पत्ती क्या हो जाए, रंगहीन, पत्ती का रंग उतर जाए, तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। यानी जब पत्ती आपका रंगहीन हो जाता है तो उसको ठंडा होने के लिए क्या करें, छोड़ दें। अब ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो लें। यानी जब ठंडा हो जाए तो पत्ती को क्या करना है, पानी में अच्छा तरह से धो लेना है। अब इसके बाद इस पत्ती को, जो पत्ती अब हम लिए, धो लिए, अब उस पत्ती को क्या करना है कि पेट्री डिश, अब देखिए पेट्री डिश नया वर्ड आया, तो पेट्री डिश इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का नहीं। पेट्री डिश जो है आपका इस प्रकार का एक बर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका एक बर्तन होता है, उसी को पेट्री डिश कहते हैं। तो आप पेट्री डिश में क्या करें कि पेट्री डिश में पत्ती को रख कर
ठीक है, उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अब आयोडीन की बूंदें क्यों डालने के लिए कह रहा है, क्योंकि इससे पत्ती का जो हरी चित्तियों वाला भाग होता है वो गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। यानी पत्ती का जो हरा चित्ती वाला भाग होगा, हरा भाग होगा, वो नीला रंग में हो जाता है। क्यों नीला होता है? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो स्टार्च को यानी ग्लूकोज को नीला कर देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। परंतु सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। जो सफ़ेद चित्ती वाला भाग था वो नीला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ। हरी चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, जो हरा चित्ती वाला जो भाग था उसमें क्या था? क्लोरोफिल मौजूद था। क्लोरोफिल क्या था? मौजूद था। इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। अब चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। अब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा तो क्या बनेगा? जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ। मंड यानी ग्लूकोज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का उसमें निर्माण हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया उसके लिए ये क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। अब देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। अब देखिए जो 3 नंबर हमने प्रश्न देखा उसमें बोल रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है। उसको एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं। अब यहाँ पर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब इसको एक प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो देखिए इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री लिख लेंगे। क्या करेंगे? आवश्यक सामग्री जो हमारा है उसको हम लिख लेंगे। तो आवश्यक सामग्री में क्या है? आवश्यक सामग्री देखिए गमला में लगा हुआ एक पौधा। सबसे पहले क्या करना है? गमला में लगा एक पौधा लेना है। उसके बाद कांच का चौड़ा मुंह वाला बोतल। अब कांच का एक चौड़ा मुंह वाला बोतल लेना है। उसके बाद कास्टिक पोटास लेना है। कास्टिक पोटास क्या है? यह एक प्रकार का रसायन है कास्टिक पोटास, जिसका सूत्र होता है KOH। ठीक है, KOH। उसके बाद एल्कोहल का घोल लेना है। एल्कोहल मैंने समझ रहे हैं? शराब। एल्कोहल मतलब क्या होता है? शराब होता है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन का घोल लेना है। किसका घोल लेना है? आयोडीन का। अब देखिए प्रयोग लिखेंगे। तो प्रयोग किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिएगा प्रयोग लिखेंगे कि एक लंबी चित्तियों वाले पौधे को जो गमले में लगा हो, यानी कि एगो लंबी चित्तियों वाला पौधा लेना है। लंबी पत्ती वाला पौधा को लेना है। और पौधा किस में लगा होना चाहिए? वो पौधा जो है गमले में लगा होना चाहिए। अब उसको क्या करना है कि 2 दिन तक अंधेरे में रख दें। अब जो हम पौधा लिए उसको 2 दिन तक क्या कहाँ रखना है? 2 दिन तक उसको अंधेरे में रख देना है। ठीक है, इससे पत्ती में स्टार्च नहीं बनेगा। अब उसको जब हम अंधेरा में रख देंगे तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो स्टार्च का निर्माण होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब एक चौड़े मुंह वाले बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास KOH लेते हैं। अब एक चौड़ा मुंह वाला बोतल लेते हैं और उसमें क्या लेते हैं? कास्टिक पोटास, जो हमारा केमिकल था, रसायन, उसको लेते हैं। क्यों लेंगे? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। यानी जो कास्टिक पोटास होता है, कास्टिक पोटास वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? सोख लेता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब बोतल के कॉर्क को, यानी बोतल का जो ढक्कन था ऐसे, उसको बीचों बीच क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे। ठीक है, बीचों बीच क्या करेंगे? बीचों बीच जो है काट कर 2 टुकड़ों में बांट दें। अब उसको काट के 2 टुकड़ा में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार डालें। अब उस जो टुकड़ा मैंने इसे हम काट दिए, इसको काट दिए तो अभी 2 टुकड़ा में बढ़ गया। तो पत्ती को इस प्रकार से इसके अंदर डालना है कि पत्ती का जो आधा भाग है, पत्ती का आधा भाग वो बोतल के अंदर जाना चाहिए और आधा भाग बोतल के बाहर। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि पत्ती को इस प्रकार डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग क्या हो? बोतल के बाहर। ठीक है,
अब क्या करना है कि यह जो उपकरण बना यानी इस उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। अभी जो उपकरण था इसको कुछ घंटा के लिए सूर्य के रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में रख दें। लगभग 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से निकाल कर तोड़ लें। अब 4 घंटा के बाद क्या करें कि जो पत्ती है उसको बोतल से बाहर निकालिए और उसको निकाल करके तोड़ लीजिए। अब क्या कीजिए कि स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। अब उसमें जांच कीजिए कि स्टार्च समझ रहे, ग्लूकोज का निर्माण उसमें हुआ कि नहीं हुआ। तो जांच करने के बाद हमें पता चलता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था उसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। यानी जांच करेंगे जब तो हमको पता चलेगा कि पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था, बोतल के अंदर वाला भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि कास्टिक पोटाश जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कास्टिक पोटाश यहाँ देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? सोख लेता है। ठीक है। जबकि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था उसमें स्टार्च का निर्माण हुआ। यानी जो भाग बोतल के बाहर था उसमें स्टार्च का निर्माण हुआ। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आवश्यक है। अतः इस जो प्रयोग है, इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है? आवश्यक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है अमीबा का भोजन क्या है, यानी अमीबा भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है, और अमीबा में पोषण का वर्णन करें। यानी पोषण का क्या आपको करना है? वर्णन करना है, व्याख्या करना है। तो लिखेंगे कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे क्या हैं? टुकड़े हैं। अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। शैवाल समझते हैं? शैवाल, कवक और शैवाल। देखिए पहले जान लेते हैं शैवाल क्या होता है। शैवाल बोलते हैं काई को। किसको बोलते हैं? काई को। तो अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, यानी काई के छोटा छोटा टुकड़ा। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया है। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया है। उसके बाद डायटम और अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। ठीक है। यानी बैक्टीरिया है, डायटम है और एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। और मृत कार्बनिक पदार्थ, यहाँ पर देखिए मृत यानी मरा हुआ, कार्बनिक पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें क्या हो? कार्बन की मात्रा हो, उसी को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो ये सब अमीबा का भोजन है। अब देखिए लिखेंगे कि अमीबा में पोषण 3 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। यानी अमीबा में जो पोषण है वो कितने प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है? तो आप कहिएगा कि 3 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। अब वो 3 प्रक्रिया कौन कौन है? तो चलिए उसको देखते हैं। तो जिसमें पहला प्रक्रिया अंतःग्रहण, पहला प्रक्रिया क्या? अंतःग्रहण। दूसरा पाचन। अंतःग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना। अब देखिए जब भोजन शरीर में जाएगा तो पाचन होगा, दूसरा हो गया पाचन। अब पाचन हो जाएगा तो कुछ बहिष्कृत होगा ना, बाहर निकलेगा ना, तो बहिष्करण। 3 प्रक्रिया कौन कौन पढ़े हमने? पहला अंतःग्रहण यानी भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। दूसरा उसके बाद जब भोजन अंतःग्रहण हो जाएगा तो उसका क्या होगा? पाचन होगा। अब पाचन जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? बहिष्करण होगा ना। तो तीसरा हो गया आपका बहिष्करण। अब देखिए ये हमारा क्या है? अब इसका हमको वर्णन करना है। तो लिखें कि अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यानी कह रहा है कि अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा यानी मुख नहीं होता है। सीधा सा बात यही है कि अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य में, पशु पक्षी में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है? एक विशेष अंग होता है, मुख होता है। लेकिन अमीबा में वैसा कुछ नहीं होता है। यह भोजन को अपने शरीर से एक छिद्र द्वारा ग्रहण करते हैं। तभी भोजन को कहाँ ग्रहण करते हैं?
तो ये भोजन को अपने शरीर से ग्रहण करते हैं, शरीर के कहीं भी छिद्र बना लेते हैं शरीर में और उसी के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए, जब भोजन इनके शरीर में पहुंच जाता है, अब भोजन इनके शरीर में पहुंच गया, तो भोजन जब शरीर में पहुंच जाता है तब यह रसधानी के मदद से भोजन का पाचन करता है। यानी अमीबा, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि अमीबा भोजन का पाचन किसके द्वारा करता है, तो आप कहिएगा कि रसधानी के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? रसधानी के द्वारा करता है। ठीक है, तब यह क्या करता है? रसधानी के मदद से भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन हो गया, तो पाचन होगा तो जो अपचा भोजन होगा उस शरीर के किसी भी भाग से, शरीर के कोई भी भाग से एक छोटे से अस्थायी छिद्र के द्वारा, अस्थायी छिद्र यानी समझे, यानी वैसा छेद जो आज है और कल नहीं है, वो क्या हो गया? अस्थायी छिद्र हो गया। तो अस्थायी छिद्र के द्वारा क्या होता है? अस्थायी छिद्र के द्वारा बहिष्कृत यानी बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा जो है संपूर्ण प्रक्रिया अपने शरीर से करता है। इस प्रकार अमीबा जो है उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या करता है? अपने शरीर से करता है। अब आगे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न कहता है, 6 नंबर क्या है प्रश्न? तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की संरचना का वर्णन करें। यानी मनुष्य का जो आहार नाल है, जो आहार नाल है उसका जो रचना है उसका वर्णन करना है। तो देखिए किस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर हम मिले न मिले, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह एक कुंडलित रचना है। कुंडलित यानी कुंडल के आकार का। ठीक है, यह किस प्रकार है? कुंडल के आकार का। इस प्रकार का कुंडल होता है। ठीक है, तो ये कुंडल के आकार का रचना है, कुंडलित रचना है। ठीक है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन आएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहिएगा कि 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर, यह कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है और मल द्वार तक फैली होती है। यानी कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला होता है। अब लिखेंगे, इसका रचना लिखना है ना। लिखेंगे मनुष्य के आहार नाल की रचनाएं निम्नलिखित हैं। मनुष्य का आहार नाल का जो रचना है वो निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा रचना है देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो मुख गुहा से ही शुरू हुआ। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? मुख गुहा से ही शुरू हुआ। तो ये पूरा जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये पूरा मुख गुहा के बारे में ही लिखा गया है। तो इसी को पहले हम मुख गुहा में समझ लेते हैं। मुख गुहा से यह शुरू होता है। तो लिखेंगे इसका कि यह जो है आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है? आहार नाल का पहला भाग है, जो ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख क्या है? ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा होता है। ठीक है, और मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। यानी मुख को बंद करने के लिए क्या होते हैं? 2 मांसल यानी मांस के बने होठ होते हैं। और मुख में क्या पाया जाता है? जीभ तथा दांत होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है? ग्रसनी। दूसरा क्या है? ग्रसनी। तो ग्रसनी में लिखेंगे कि यह मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितना छिद्र होता है? 2 छिद्र होता है। अब पहला छिद्र जो है निगल द्वार और दूसरा छिद्र जो है कंठ द्वार होता है। ठीक है, और कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के आगे क्या होता है? पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बोलता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तब यह कंठ द्वार को ढक देती है।
यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो कंठ द्वार को क्या करता है, ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जैसे मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा से ऐसे दो नलिकाएं ऐसे निकली होती है, एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा मुख होता है, जो बोलिए यहाँ पर हमारा मुख होता है, यहाँ से हम भोजन लिए तो भोजन यहाँ से आए यहाँ तक आ गया। अब देखिए इधर जो ये जो रास्ता देख रहे हैं ये हमारा श्वास नली है। क्या है, श्वास नली, ये हमारा मान लीजिए श्वास नली, और ये हमारा क्या है, निगल द्वार। ठीक है, ये हमारा क्या है, निगल द्वार है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम भोजन ग्रहण किए तो यहीं पर एक रचना होता है, यहीं पर एक रचना क्या होता है, यहीं पर एक रचना होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब मान लीजिए भोजन हम खाएं तो ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये श्वास नली इसको ढक देता है और भोजन जो है भोजन नली में चल जाता है। ठीक है, अगर ये इसको नहीं ढकेगा तो भोजन का जो कण है वो कहाँ चल जाएगा, श्वास नली में चल जाएगा, और जब श्वास नली में पहुंच जाएगा तो नीचे से इसको धक्का देता है। हाँ, तो देखिए ये हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है, समाप्त नहीं होता है, इसके बाद आगे है। अब देखिए ग्रसनी है, इसका आहार नाल का ये तीसरा भाग होता है। तो हमारे निगल द्वार में एक पतली नली रूपी रचना पाई जाती है। यानी कहता है कि हमारा जो निगल द्वार है, निगल द्वार किसको बोलते हैं समझ रहे हैं, निगल द्वार बोलते हैं फूड पाइप को। तो हमारे निगल द्वार में एक पतली नली रूपी रचना पाई जाती है, नली जैसा रचना पाई जाती है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो लार से सना हुआ भोजन को हमारे आमाशय में पहुंचाना है। यानी इसका मुख्य कार्य क्या है कि लार से सना हुआ भोजन को कहाँ तक पहुंचाएगा, आमाशय तक पहुंचाएगा। कहाँ तक पहुंचाएगा, आमाशय तक पहुंचाना इसका कार्य है। किसका कार्य है, इसका कार्य है, तो आप कहेगा कि ग्रास नली का। अब उसके बाद देखिए ये आहार नाल का चौथा भाग है आमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, यानी जो आमाशय होती है वो क्या है, एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, यह कहाँ से शुरू होती है, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, मतलब उदर गुहा से शुरू होती है उसके बाईं ओर से अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ पहले समझ लेते हैं। देखिए एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। तो ये जो मान लीजिए ये जो हम ऐसे रेखा खींचे तो इस रेखा को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य रेखा। वही अगर हम ऐसे खींचते हैं तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ का मतलब यही है, यहाँ लेटा हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको अनुदैर्घ्य बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अब जो है आमाशय के तीन प्रमुख जो हैं भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक तथा तीसरा पाइलोरिक। और इनकी दीवार जो है, इसकी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। यानी आमाशय का जो दीवार होता है वो किसका बना होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। स्तंभाकार यानी कोशिका कैसा होगा, ऐसा स्तंभ के जैसा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। और उसके बाद देखिए छोटी आंत, यह जो है आहार नाल का पांचवा भाग है। तो इसमें लिखेंगे कि यह आमाशय के अग्रभाग, अग्रभाग यानी अगला भाग, यह आमाशय के अग्रभाग को छोटी आंत कहते हैं। यानी आमाशय का जो अगला भाग है उसको छोटी आंत कहते हैं,
और यह हमारे आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो बेलन के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? बेलन के जैसा। और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी जो छोटी आंत होता है इसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। और चौड़ाई कितना होता है? तो चौड़ाई आप कहिएगा कि चौड़ाई इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बड़ी आंत। तो यह जो बड़ी आंत देख रहे हैं यह आहार नाल का 6ठा भाग है। छोटी आंत के अग्रभाग, छोटी आंत का जो अगला भाग है उसको बड़ी आंत कहते हैं। यह 2 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत कितना भाग में बटा होता है? 2 भाग में बटा होता है। पहला कोलन, पहला भाग को कहते हैं कोलन, तथा दूसरा भाग जो हमारा है, दूसरा भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद ये 7 नंबर हमारा प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। यानी आहार नाल में जो पाचन क्रिया होता है उसका क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है। तो इसका देखिए वर्णन हम किस प्रकार से करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। यानी मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत के इलियम में पूर्ण होती है। और देखिए शुरू कहाँ होता है? तो मुख गुहा में। और समाप्त कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में। ठीक है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसको पहला भाग ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो पाचन क्रिया छोटी आंत का जो तीसरा भाग है इलियम उसमें पूर्ण होता है। अब उसके बाद लिखेंगे कि मनुष्य में पाचन क्रिया अनेक अंग, ठीक है, मनुष्य में जो पाचन क्रिया वो अनेक अंगों द्वारा होता है, जिसमें क्या है? पाचन ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, यकृत है, अमाशय द्वारा संपादित होती है। ठीक है। ये सब के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। यानी पाचन ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, ये सब के द्वारा पाचन क्रिया संपादित होती है, यानी संपन्न होती है, पूरा होती है। अब देखिए आगे लिखेंगे कि लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, यानी हमारा जो लार होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आप कहिएगा टाइलिन एंजाइम होता है। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन के स्टार्च, जो भोजन का जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। यानी भोजन का जो स्टार्च है, भोजन में जो स्टार्च है उसको किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और इसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में चला जाता है। अब भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रास नली के रास्ते होते हुए अमाशय में चला जाता है, पेट में चला जाता है। और अमाशय के भीतरी सतह पर, अमाशय का जो भीतरी सतह है उस पर जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। यानी अमाशय की भीतरी सतह, यानी अमाशय के दीवार से, अमाशय के दीवार में क्या? जठर ग्रंथि है। तो जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है? तो आप कहिएगा कि जो जठर ग्रंथि है उससे जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। अब जठर रस में क्या होता है? तो जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाए जाते हैं। ये सब आपके जठर रस में होते हैं। HCl एंजाइम भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन के साथ आने वाला जो भी बैक्टीरिया उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है, अर्थात जीवाणु नाशक का कार्य करता है। यानी जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो जीवाणु नाशक, जीवाणु को नाश करने का कार्य करता है।
अब इसके बाद जो है भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। तो वही लिखे हैं कि इसके बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्रस होता है ना, पित्रस। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त के द्वारा होता है, पित्रस के द्वारा। उसके बाद अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय से जो रस निकलता है उसको अग्न्याशयी रस कहते हैं। तथा आंत्र रस, जो हमारे आंतों से रस निकलता है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसको बोलते हैं आंत्र रस के द्वारा होता है। यानी इसका पाचन किसके द्वारा होता है? तो पित्त के द्वारा होता है, अग्न्याशयी रस के द्वारा होता है, आंत्र रस के द्वारा होता है, जो क्रमशः कहाँ से निकलते हैं? यानी जो पित्त है, ये जो पित्त देख रहे हैं, ये यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त जो है ये आपका यकृत से निकलता है। उसके बाद जो ये अग्न्याशयी रस देख रहे हैं वो अग्न्याशय से निकलता है। उसके बाद जो आंत्र रस देख रहे हैं वो कहाँ से निकलता है? आंत ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, यानी छोड़े जाते हैं। अतः छोटी आंत में भोजन के पाचन के उपरांत यानी बाद, छोटी आंत में भोजन का जब पाचन होता है उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अब इलियम क्या है? तो यह छोटी आंत का तीसरा भाग है, और इलियम का जो विलाई है, उंगली नुमा रचना होता है, उसको विलाई कहते हैं। उसी के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अब देखिए, पचे हुए भोजन का तो अवशोषण हो गया, लेकिन जो अपचा भोजन है वो कहाँ जाएगा? तो जो अपचा भोजन है, अपचा भोजन वो रेक्टम में संचित होता है। अपचा भोजन कहाँ संचित होता है? रेक्टम में संचित होता है, जो समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कहाँ संचित होता है अपचा भोजन? रेक्टम में संचित होता है, जो समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य में पाचन क्रिया जो है पूर्ण होती है। इस प्रकार मनुष्य में जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया वो क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए, जो 8 नंबर जो प्रश्न था, जो 8 नंबर प्रश्न था, तो 8 नंबर प्रश्न में कहता है कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। यानी जो 8 नंबर प्रश्न है उसमें आहार नाल का एक क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो इसलिए हमने 8 नंबर प्रश्न को नहीं लिया, चूँकि उसमें चित्र बनाना तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।